नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 15 नवंबर 2024 है, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। मैं दोस्तों इसी के साथ ही आज गुरु नानक जयंती भी है। गुरु नानक जयंती हर साल सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर मनाई जाती है। सिख समुदाय में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसे हर साल विश्व भर में मनाया जाता है। वहीं दोस्तों आज दुनिया भर में गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती मनाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राहुल गांधी बोले, मोदी ने संविधान ही नहीं पढ़ा। देश में 8% आदिवासी है, लेकिन संसाधनों में सिर्फ 1% हिस्सेदारी। जल जंगल जमीन पर पहला हक उनका है। इसी के साथ ही जगदीप धनखड़ बोले, किसानों को बांटकर जाटों को अलग करने की कोशिश है। कुछ लोग बोलते हैं 35 बनाम 1 कर देंगे, नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों अशोक गहलोत बोले, नरेश मीणा को चुनाव में किसने खड़ा किया ये रहस्य है, वो तो कांग्रेस ज्वाइन कर चुका था, पार्टी जांच कर रही है। इसी के साथ ही डोमिनिका में पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। कोविड में 17,000 वैक्सीन भेजी थी। मोदी को अब तक 14 देशों ने दिया सर्वोच्च सम्मान। इसी के साथ ही बूंदी में दिखा नरेश मीणा की गिरफ्तारी का असर। बॉर्डर पर पुलिस के साथ सुरक्षा कर्मियों की टीमें तैनात, दोनों जिलों में यातायात जाम। मैं दोस्तों दिल्ली की तरह अब जयपुर में लागू होगा ऑड इवन प्लान, प्रदूषण रोकने के लिए बताया जरूरी। इसी के साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए लगाए थे स्मार्ट मीटर, अब ये बन गए गले की फांस। मैं दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम, पहली बार परीक्षा में जैमर का होगा इस्तेमाल। इसी के साथ ही राजस्थान से महाकुंभ जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। अशोक गहलोत बोले, नरेश मीणा को चुनाव में किसने खड़ा किया ये रहस्य है, वो तो कांग्रेस ज्वाइन कर चुका था, पार्टी जांच कर रही है। देखिए, देवली नियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने और इसके बाद मचे बवाल पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि नरेश मीणा किसकी सह पर चुनाव में खड़ा हुआ ये भी एक रहस्य है। ऐसी नौबत क्यों आई? नरेश मीणा तो कांग्रेस में शामिल हो गया था। गहलोत ने बीते दिन जोधपुर में ये बात कही। पूर्व सीएम ने कहा कि नरेश मीणा चुनाव में किसकी सह पर खड़ा हुआ, कोई व्यक्ति अधिकारी को थप्पड़ लगाई, ऐसी स्थिति क्यों बनी, उनियारा का ये घटनाक्रम क्यों हुआ, ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? गहलोत ने कहा कि इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? क्या बीजेपी को जिताने के लिए नरेश मीणा को खड़ा किया गया? कांग्रेस कमेटी इसकी जांच कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देवली नियारा में बेकाबू उपद्रव और तनावपूर्ण हालात अत्यंत चिंताजनक है। राज्य की बीजेपी सरकार स्थिति पर नियंत्रण पाने और कानूनी व्यवस्था कायम रखने में पूरी तरह विफल रही है। ग्रेड 3 टीचर भर्ती के संशोधित रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक, कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा। सिंगल बेंच ने नतीजे जारी करने का दिया था आदेश। देखिए, हाईकोर्ट ने टीचर ग्रेड 3 भर्ती 2022 के लेवल 2 का संशोधित रिजल्ट जारी करने के सिंगल बेंच के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बीते दिन सरिता कुमारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। सिंगल बेंच ने 6 दिसंबर 2023 को विवादित प्रश्नों की एक्सपर्ट कमेटी से जांच करवाकर उसके आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। इसके तहत अब बीते दिन इस पर फैसला भी सुनाया गया। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा है। राहुल गांधी बोले, मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा। देश में 8% आदिवासी, लेकिन संसाधनों में सिर्फ 1% हिस्सेदारी। जल जंगल जमीन पर पहला हक उनका है। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने बीते दिन कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं, इसलिए उन्हें लगता है कि संविधान की लाल किताब खाली है। वे महाराष्ट्र के नंदुरबार में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान संविधान की प्रति दिखाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को किताब का लाल रंग पसंद नहीं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं कि रंग लाल है या नीला। हम संविधान बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी द्वारा दिखाई जाने वाली लाल किताब को शहरी नक्सलवाद से जोड़ने की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने भी 9 नवंबर को तंज कसा था कि राहुल गांधी संविधान की जो किताब लेकर घूम रहे हैं उसके पन्ने खाली है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अभी 8% आदिवासी आबादी के पास संसाधनों में सिर्फ 1% हिस्सेदारी है। बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों को वनवासी कहकर उनका अपमान करती है। आदिवासी देश के पहले मालिक हैं और जल जंगल और जमीन पर पहला हक उनका है। धनखड़ बोले, किसानों को बांटकर जाटों को अलग करने की कोशिश है। कुछ लोग बोलते हैं 35 बनाम 1 कर देंगे, नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम 35 बनाम 1 कर देंगे। इस देश में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो किसानों को विभाजित कर सके। जाट समाज किसान वर्ग का महत्वपूर्ण अंग है। किसान वर्ग को खंडित करने की योजना करने वाले लोगों के नापाक इरादे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। धनखड़ ने कहा, किसानों के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। उन्होंने किसानों को अपने बच्चों को व्यापार के क्षेत्र में उतारने की सलाह दी। इसके साथ ही महिलाओं से भी आरक्षण का फायदा लेने के लिए कहा। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीते दिन पुष्कर दौरे पर आए थे। उन्होंने यहाँ जाट विश्राम स्थली में आयोजित 105वीं
21वें राष्ट्रीय जाट अधिवेशन में लोगों को संबोधित करते हुए बातें कही। सीजेआई संजीव खन्ना ने बनाया नया रोस्टर सिस्टम, केवल 3 बेंच सुनेगी जनहित याचिकाएं। सीजेआई यूयू ललित के समय 16 बेंच को अलॉट होती थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 51वें सीजेआई संजीव खन्ना ने मामलों की सुनवाई को लेकर बनाए जाने वाले रोस्टर में बदलाव किया। 11 नवंबर को पद संभालने के बाद सीजेआई खन्ना ने फैसला लिया था कि सीजेआई और 2 सीनियर जजों की अध्यक्षता वाली पहली 3 बेंच लेटर, पिटीशन और जनहित याचिकाओं यानी PIL की सुनवाई करेगी। केस अलॉटमेंट के नए रोस्टर के तहत सुप्रीम कोर्ट को लिखे लेटर पर आधारित याचिकाओं और PIL की सुनवाई सीजेआई खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। पूर्व सीजेआई यूयू ललित सभी 16 बेंच को जनहित याचिकाएं सुनवाई के लिए कर रहे थे। हालांकि उनके उत्तराधिकारी रहे सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। डोमिनिका पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देगा। कोविड में 17,000 वैक्सीन भेजी थी। मोदी को अब तक 14 देशों ने दिया सर्वोच्च सम्मान। देखिए दोस्तों, कैरेबियाई देश डोमिनिका ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है। भारतीय प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद करने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत ने फरवरी 2021 में डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के 17,000 डोज भेजे थे। ये वैक्सीन डोमिनिका और उसके पड़ोसी अन्य कैरेबियाई देशों के काम आई थी। भारतीय प्रधानमंत्री के डोमिनिका के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना में भारत और कैरिकॉम समिट के दौरान ये पुरस्कार देंगे। मोदी 19 से लेकर 21 नवंबर के बीच गुयाना के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों, रूस ने इसी साल 9 जुलाई को पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा था। वे ये सम्मान पाने वाले भारत के पहले और चौथे गैर रूसी व्यक्ति बने हैं। अब तक 13 देश पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा आएंगे। जनजाति गौरव दिवस पर नवादी युगधारा प्रेरणता समागम कार्यक्रम में होंगे शरीक। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज यानी शुक्रवार को बांसवाड़ा आएंगे और यहां कॉलेज मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर नवादी युगधारा प्रेरणता समागम कार्यक्रम में शरीक होंगे। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा सुबह 11 बजे हेलीपैड कॉलेज मैदान पर आएंगे और वहां से 11:05 पर कॉलेज के सामने स्थित मेला मैदान में आएंगे, जहाँ मुख्यमंत्री और अतिथि गणों का गैर नृत्य के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलन और मुख्यमंत्री और अतिथि गणों का स्वागत, मुख्यमंत्री और अतिथि गणों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए जाएंगे। फुलेरा जंक्शन पर अजमेर से अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को मंजूरी। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इसके लिए लिखा था पत्र। देखिए, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सांसद राव राजेंद्र सिंह ने क्षेत्रवासियों की मांग को देखते हुए रेल मंत्रालय से जयपुर ग्रामीण लोकसभा के विभिन्न स्टेशनों पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव हेतु आग्रह किया था, जिसके अनुसार फुलेरा जंक्शन पर अजमेर से अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को मंजूरी की मांग की गई थी। इसके बाद फुलेरा जंक्शन पर अजमेर से अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को मंजूरी दी गई है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सांसद राव राजेंद्र सिंह ने क्षेत्रवासियों को यह सौगात देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। हड़ताल पर गए आरएएस अधिकारियों का विरोध। वकील बोले, थप्पड़ ही तो मारा है, हत्या तो नहीं की, काम पर नहीं लौटे तो करेंगे आंदोलन। देखिए, देवली नियारा में बुधवार को वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में बीते दिन आरएएस अधिकारी हड़ताल पर चले गए, जिसका बार संघ सीकर की ओर से विरोध किया गया। इस संबंध में बार संघ के पदाधिकारियों ने सीकर कोर्ट में प्रेस वार्ता भी की थी। सीकर बार संघ के अध्यक्ष जगदीश गठाला ने कहा कि आज पूरे राजस्थान में आरएएस अधिकारी एब्सेंट है और हड़ताल पर चले गए। वकीलों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि जब हमारे बार संघ के सदस्य विकास वैदिक की डेथ हो गई थी तो वकीलों ने स्वेच्छा से 12 बजे से वर्क सस्पेंड किया था। वकील अंतिम संस्कार में गए थे। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने वकीलों के इस निर्णय पर संज्ञान लिया था और कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद वकीलों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध किया था। वहीं अब राजस्थान में सभी आरएएस अधिकारी हड़ताल पर है और अपनी ड्यूटी से एब्सेंट है। आरएएस अधिकारियों को इस तरह हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे अपने सर्विस एक्ट में भी बाउंड है। आज सीकर के 2,500 वकीलों को आरएएस अधिकारियों की वजह से परेशानी हो रही है। आम जनता भी परेशान है। कोर्ट में कोई काम नहीं हो रहा। राजस्थान हाईकोर्ट बैठे बैठे इस मामले को देख रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बूंदी में दिखा नरेश मीणा की गिरफ्तारी का असर। बॉर्डर पर पुलिस के साथ सुरक्षा कर्मियों की टीमें तैनात। दोनों जिलों में यातायात जाम। देखिए, टोंक के समरावता में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी का असर बूंदी में नजर आया। टोंक बूंदी सीमा पर स्थित है। समरावता के बिगड़े हालात को लेकर बीते दिन बूंदी पुलिस भी एक्शन में दिखी। एसपी पुलिस बल के साथ टोंक बॉर्डर पर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। नेशनल हाईवे 148D जाम करने का असर बूंदी जिले में भी देखने को मिल रहा है। बीते दिन नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद दोनों जिलों की सीमा के गाँव में हल्का तनाव देखने को मिला। इसके चलते बूंदी एसपी राजेंद्र मीणा पुलिस बल के साथ मौके पर डटे हुए हैं। उधर नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने टोंक सीमा पर नेशनल हाईवे 148D को जाम कर दिया। इसके चलते दोनों जिलों में यातायात भी जाम हो गया है। जोधपुर में इन्वेस्टमेंट का लालच देकर 24 लाख रुपए ठगे। खुद को डीएलएफ का कर्मचारी बताकर झांसे में लिया। 65 लाख का मुनाफा हुआ तो विड्रॉल रोका।
देखिए, जोधपुर में युवक के साथ 24 लाख से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया। ठग ने उसे लालच देते हुए पहले 2 बार रकम विड्रॉल करवाई। इसके बाद बड़ा अमाउंट होने पर कैश निकासी रोक दी। ठगी का पता चलने पर युवक ने मामला दर्ज करवाया है। ठगी का मामला जोधपुर के माता का थान थाना इलाके का है। रिपोर्ट के अनुसार माता का थान स्थित महादेव नगर निवासी मूलतः मांडियाई कला तिवरी निवासी ओम प्रकाश पुत्र लाखराम ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। ओम प्रकाश ने लिखित रिपोर्ट में बताया कि 5 नवंबर को उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था। सेंडर ने खुद को किसी DLF बिल्डिंग इंडिया का प्रतिनिधि बताया। इसके साथ ही कंपनी की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को कहा। दूसरे दिन 6 तारीख को मैसेज आया और कंपनी की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट और वर्क प्रोसेस के बारे में जानकारी दी। 6 नवंबर को ही कंपनी में रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी और रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक खाता अपडेट करने पर 1090 रुपए का लालच दिया। इस पर खाता अपडेट किया और फिर 1090 रुपए विड्रॉल करने को कहा। पीड़ित ने विड्रॉल किए और उसके खाते में 1090 रुपए भी आ गए। ठग फ्रॉडस्टर ने इसके बाद 10,000 रुपए इन्वेस्ट करवाए और उस पर 20-20 के 3 एक्सप्लोरर दिए। इस पर 14,752 रुपए वापस विड्रॉल किए। इस तरह से प्रॉफिट दिखाकर ठग अपने जाल में ओम प्रकाश को फंसाता रहा। 9 नवंबर तक इस तरह से एक के बाद एक ट्रांजैक्शन करवाई। 11 नवंबर तक एक्सप्लोरर पूरे होने के बाद खाते में 65,53,849 रुपए शो हो रहे थे। इसे ठग ने विड्रॉल करने को बोला। पीड़ित ने राशि विड्रॉल की और मैसेज भी आया, लेकिन खाते में पैसे नहीं आए। कंपनी के कस्टमर सपोर्ट नंबर पर बात करने पर वहां से जवाब मिला कि 30 लाख से ज्यादा प्रॉफिट होने पर 30% फ्रीलांसर टैक्स जमा करवाना होगा। इसके बाद ही राशि अकाउंट में जमा हो सकेगी। ओम प्रकाश से 24,66,811 रुपए की ठगी हो गई। दिल्ली की तरह जयपुर में भी लागू होगा ओड इवन प्लान, प्रदूषण रोकने के लिए बताया जरूरी। देखिए दोस्तों, जयपुर शहर की आबो हवा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण स्तर के चलते इस बार केंद्र सरकार भी जयपुर मदद नहीं करेगी। इस वर्ष जयपुर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 144 दर्ज किया गया, जबकि पिछली बार 125 था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मिलने वाले 98 करोड़ रुपए इस वर्ष नहीं दिए जाएंगे, जबकि पिछले 4 वित्तीय वर्षों में जयपुर को 300 करोड़ रुपए से अधिक का बजट मिला था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का बजट रोकने के बाद शहरी सरकार सहित अन्य महकमे सक्रिय हुए, जिसके चलते दिल्ली से आई एनकैप के निर्देशक प्रशांत भार्गव ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। बैठक में उन्होंने हरियाली को बढ़ावा देने से लेकर आबादी क्षेत्रों से लेकर बाजारों में धूल कम से कम उड़े, इस पर ध्यान देने के लिए कहा। इसके अलावा बैठक में मौजूदा समस्याओं के सुझाव भी दिए गए। सुझाव में दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर भी ओड और इवन को लेकर भी चर्चा हुई। कई अधिकारी इस प्रस्ताव के पक्ष में भी दिखे। फोन टैपिंग मामले में बड़ी अपडेट, पूर्व OSD लोकेश शर्मा ने वापस ली याचिका, गिरफ्तारी पर रोक हटी। देखिए, राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। अशोक गहलोत के पूर्व OSD लोकेश शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली। हाईकोर्ट ने भी याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। इस घटनाक्रम के बाद लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हट गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच अब लोकेश शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है। याचिका वापस लेने के फैसले पर लोकेश शर्मा ने कहा कि वो पहले से ही जांच में क्राइम ब्रांच का सहयोग कर रहे हैं। इस मामले में जो भी जांच होगी उसमें भी वो सहयोग करेंगे। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन, राजस्थान के इन 4 जिलों में 3 दिन रहेगा घना और अति घना कोहरा। देखिए दोस्तों, राज्य का मौसम तेजी से बदल रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब राजस्थान तक पहुंच गया। बुधवार रात से प्रदेश के करीब सभी जिलों के तापमान में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन भी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में अति घना कोहरा दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग का नया प्रेडिक्शन है कि राजस्थान के 4 जिलों में आने वाले 3 दिन घना और अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों में आगामी 3 दिन घना और अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार 17 नवंबर से अचानक मौसम बदल जाएगा। 17 नवंबर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। महंगाई होने से विद्यार्थियों की थाली में नहीं परोस रहे फल और हरी सब्जियां, दाल, तेल और मसाले भी महंगे। देखिए, राजस्थान में मिड डे मील योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को प्रतिदिन मध्याह्न में भोजन दिया जाता है। ये भोजन विद्यार्थियों को विद्यालय में नियमित रूप से आने के लिए प्रेरित करने और पर्याप्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई एक योजना है। बढ़ती महंगाई ने योजना को प्रभावित किया है। इसमें विद्यार्थियों की थाली प्रभावित हो रही है। बस्ती जिले के सरकारी विद्यालयों में हजारों विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित होते हैं। हाल ही में मौसम की अस्थिरता से हरी सब्जियों की कीमत भी बढ़ गई। सब्जियों के साथ ही दाल, तेल और मसालों की कीमतों में भी पिछले 1 साल में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसका असर अब बच्चों की थाली पर हो रहा है। महंगाई के चलते मेन्यू के अनुसार पोषाहार सामग्री की मात्रा में कटौती की जा रही है। दोस्तों, अब फल और हरी सब्जियां महंगी होने से नियमित ये बच्चों को नहीं परोसी जा रही। बिजली ट्रिपिंग से किसान परेशान, रोजाना 8,000 रुपए तक का हो रहा नुकसान।
देखिए, जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुसुम योजना के तहत 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाले किसान बिजली की ट्रिपिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे उन्हें रोजाना हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों ने लाभ के उद्देश्य से अपने कई बीघा खेत में सौर ऊर्जा प्लांट लगवाए। डिस्कॉम ने कनेक्शन देते समय 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, ताकि किसान अधिक से अधिक बिजली उत्पादन कर सके, लेकिन दिन में 3 से 4 बार होने वाली ट्रिपिंग के कारण बिजली उत्पादन बाधित हो रहा है, जिससे किसानों को प्रतिदिन 8,000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, किसानों का कहना है कि अगर 15 मिनट के लिए भी ट्रिपिंग होती है तो सोलर सिस्टम को दोबारा एक्टिव होने में 1 घंटा लग जाता है। दिन में 3 से 4 बार ट्रिपिंग के चलते 4 घंटे तक बिजली उत्पादन कम होता है। ट्रिपिंग के कारण हर महीने लगभग 1 लाख रुपए तक का नुकसान हो रहा है। जयपुर पुलिस प्रशासन की चेतावनी, पानी की टंकी पर चढ़े तो खैर नहीं। देखिए, जयपुर शहर में पानी की टंकी या फिर मोबाइल टावर पर चढ़ने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे न केवल सुरक्षा की दृष्टि से खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान हो रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। अब से टंकी पर चढ़ने वालों से घटनास्थल पर तैनात पुलिस बल का खर्चा वसूला जाएगा। बिजली चोरी रोकने के लिए लगाए थे स्मार्ट मीटर, अब ये बन गए गले की फांस। देखिए, जयपुर डिस्कॉम की ओर से भांकरोटा, सांगानेर और जगतपुरा सहित बाहरी इलाकों में बिजली चोरी रोकने के उद्देश्य से लगाए गए स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। स्मार्ट मीटर बिलिंग और अन्य कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपए का टेंडर पाने वाली फर्म अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ही नहीं करा पा रही है। इस वजह से उपभोक्ताओं को बिल भुगतान के मैसेज ड्यू डेट के बाद मिल रहे हैं, जिससे कई कनेक्शन कट चुके हैं। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि बिल जमा करने के बाद 2 घंटे में कनेक्शन जुड़ना जरूरी है, लेकिन सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा। उपभोक्ता डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं और कई बार कटा हुआ कनेक्शन 2 से 3 दिन बाद जुड़ पाता है। बिजली इंजीनियर नियमों का हवाला देकर उपभोक्ताओं को आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। फर्जी और बैकडेट डिग्री देने पर यूजीसी की रडार पर निजी यूनिवर्सिटीज, कई के पास मान्यता ही नहीं। तो ये राजस्थान में 53 निजी यूनिवर्सिटी संचालित हो रही है, जिनमें से अधिकतर यूनिवर्सिटी यूजीसी के मानकों को पूरा ही नहीं कर रही। इनमें से कई संस्थान बिना यूजीसी की 2F मान्यता के ही डिग्रियां दे रही है, जिससे उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है। यूजीसी ने सभी निजी यूनिवर्सिटी को 2F और 12B स्थायी मान्यता पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं और इसे सार्वजनिक करने की अनिवार्यता भी रखी है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राजस्थान की कई निजी यूनिवर्सिटी में फर्जी और बैकडेट में डिग्रियां देने के मामले सामने आए हैं। शिकायतों को देखते हुए यूजीसी ने सभी निजी यूनिवर्सिटी को निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए और चेतावनी भी दी है कि ऐसा न करने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने मतदाताओं का जताया आभार, 7 सीटों को लेकर किया ये बड़ा दावा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की समाप्ति के बाद मतदान के लिए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने लोकतंत्र की मजबूती और विकास के लिए जागरूकता से मतदान कर अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। राजस्थान की जनता समझदार है और उसने सोच समझकर ही मतदान किया है। सीएम शर्मा ने कहा कि जनता को पता है कि उनका विकास केवल बीजेपी ही कर सकती है, इसलिए उनका वोट डबल इंजन की सरकार को और मजबूत बनाने के लिए पड़ा। इस चुनाव में महिला, युवा, किसान, गरीब सहित हर वर्ग का समर्थन बीजेपी के साथ है। गौ तस्कर की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, कहा बाहर रहा तो अपराध करता रहेगा। पिछली सुनवाई में वकील पेश न होने पर खेद जताया। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने हार्डकोर गौ तस्कर की जमानत के मामले में बीते दिन पुनः विचार याचिका दायर की। याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पिछली सुनवाई कर सरकारी वकील के पेश न होने पर खेद जताया। याचिका में कहा कि आरोपी आदतन गौ तस्कर है, अगर आरोपी बाहर रहता है तो फिर से वो इसी तरीके के अपराध को अंजाम दे सकता है। गौ तस्कर नाजिम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत दी थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस मामले में राजस्थान सरकार की ओर से न तो किसी वकील का वकालतनामा पेश हुआ और न ही कोई वकील सुनवाई के दौरान उपस्थित हुआ। हनुमान बेनीवाल ने 6 साल से नहीं भरा बिजली का बिल, ज्योति मिर्धा बोली 10 लाख से ज्यादा बकाया, नोटिस जारी, जानिए दावों की हकीकत क्या है। हनुमान बेनीवाल और उनके भाई जिस जगह नागौर में रहते हैं उस घर पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया चल रहा है। वसूली के लिए डिस्कॉम ने नोटिस दिया, मेरे ख्याल से बिल जमा नहीं करवाया तो कनेक्शन भी कटेंगे। नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के हाल ही में सामने आए इस बयान के बाद ये चर्चा छिड़ी है कि महज 2 महीने या 10,000 रुपए से ज्यादा बिजली बिल बकाया होते ही आम उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाता है। फिर नेताओं पर यह मेहरबानी कैसी? क्या नागौर सांसद ने 6 साल से बिजली का कोई बिल ही नहीं भरा? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नागौर शहर में अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता ने बताया कि शहर में घरेलू कनेक्शनों के 1 लाख रुपए से ज्यादा के बकाया बिलों की वसूली के लिए हमने हाल ही में नोटिस जारी किए हैं। इन्हीं में से प्रेम सुख बेनीवाल पुत्र रामदेव बेनीवाल और शंकरलाल पुत्र रामदेव चौधरी को भी बकाया वसूली के नोटिस दिए। प्रेम सुख बेनीवाल पर निगम का करीब 9,82,953 रुपए बकाया, वहीं शंकरलाल पर 1,36,893 रुपए बकाया। अब ये दोनों कौन है और इनका नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल से क्या संबंध है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन हाँ, सांसद हनुमान बेनीवाल और न ही उनके छोटे भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल के नाम से कोई बिजली का कनेक्शन
कनेक्शन है, न ही इन दोनों के नाम पर निगम का कुछ भी बकाया है। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम पर हनुमान बेनीवाल ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम से तो कोई बिजली का कनेक्शन ही नहीं है और अगर है तो मुझे लाकर दे दो। वहीं अब इस पूरे मामले पर ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल जिस घर में रहते हैं उसका कनेक्शन किसी के भी नाम हो सकता है प्रॉपर्टी भी बेनीवाल के नाम नहीं हो, क्योंकि उनके चुनावी हल्फनामे में वो प्रॉपर्टी उनके रिफ्लेक्ट भी नहीं होती है, लेकिन वहाँ रहते हनुमान बेनीवाल ही हैं। सब जानते हैं कि उनकी पार्टी का काम भी उसी घर से चलता है। साल 2018 से वहाँ का बिजली बिल बकाया और कनेक्शन उनके भाई प्रेम सुख के नाम से है। अब नोटिस भी सर्व हुआ है। साधु ने कहा, क्या सरकार संतों की बलि चाहती है? 10,000 साधु संत गंदे पानी से गुजरेंगे, चेतावनी देते हुए कहा साफ करे वरना आंदोलन होगा। देखिए, ब्रिज की 84 कोस प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10,000 साधु संतों का दल रमेश बाबा के नेतृत्व में शनिवार सुबह राजस्थान के डिग जिले के कामा थाना इलाके के बरौली धाऊ गांव से गुजरेगा। गांव में घुटनों तक गंदा पानी भरा है। इसे लेकर बरौली धाऊ गांव के संत धर्मशरण ब्रिजवासी बाबा ने नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बरौली धाऊ मेरी जन्मस्थली है। 84 कोस प्रक्रिया के रास्ते में पड़ता है। गाँव के रास्तों पर दलदल और कीचड़ है। पदयात्रियों का इस पानी में से गुजरना मुश्किल है। हमने कई बार सरकार को नोटिस दिया, कलेक्टर SDM से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगले 24 घंटे में रमेश बाबा की पद यात्रा आ रही है, जिसमें 10,000 साधु संत शामिल है। यात्रा शनिवार को बरौली धाऊ गांव से गुजरेगी। अगर यात्रा पहुंचने से पहले रास्ता साफ नहीं हुआ तो इतना बड़ा हंगामा होगा जैसा पसोपा धाम में हुआ था। पुष्कर में दुनिया भर से आ रहे टूरिस्ट, होटल और रिजॉर्ट को फायदा, किराया 3,000 से 50,000 तक, टीवी, AC, सोफा, बेड और स्विमिंग पूल की भी सुविधा। देखिए, पुष्कर में हरियाली के बीच होटल और रिजॉर्ट में टेंट की सुविधा भी पर्यटकों को मिल रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक लग्जरी टेंट है, जिनका किराया भी 3,000 से लेकर 50,000 रुपए रोजाना है। इनमें टीवी, AC, बेड, सोफा सहित टॉयलेट की भी सुविधा है। यहाँ स्विमिंग पूल का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा होटल रिजॉर्ट में भी एक से बढ़कर एक लग्जरी रूम है। पुष्कर पशु मेले को लेकर दुनिया भर से टूरिस्ट का यहाँ लगातार जारी है। करीब 15 दिन के मेले में अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान, कोरिया, UAE, थाईलैंड, सिंगापुर सहित 60 से भी ज्यादा देशों से सैलानी यहाँ आए हैं। मंडी में आने लगा अलवर का नया प्याज, भाव में आई भारी गिरावट। देखिए, मानसून सीजन के बाद से थाली से नदारद प्याज के भाव में अब गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। दीपावली के बाद से सीकर सहित राजस्थान के अन्य मंडियों में अलवर का प्याज पहुंचने लगा। इसके कारण महज 2 दिन में अर्धशतक तक लगा रहे प्याज के थोक भाव 5 से 8 रुपए प्रति किलो तक गिर गए। व्यापारी और किसानों की माने तो इस बार गर्मी के सीजन की शुरुआत से अच्छे भाव मिलने के कारण किसानों का रुझान प्याज की खेती की ओर बढ़ गया। इससे अब सर्दी के सीजन के प्याज की भरमार बुआई होने के आसार है। प्याज की बम्पर बुआई होने के आसार है, जिससे आगामी दिनों में प्याज के थोक खुदरा भाव कम होने की उम्मीद है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सुरक्षा के लिए किए कड़े इंतजाम, पहली बार परीक्षा में जैमर का होगा इस्तेमाल। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट के 18,000 से अधिक पदों के लिए 25 नवंबर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली है। 15 नवंबर को वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे। 21 नवंबर को अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के शहर का नाम अवगत करवा दिया जाएगा। इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा में पहली बार जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे परीक्षा के दौरान केंद्र की गोपनीयता बनी रहेगी। जैमर के चलते परीक्षा केंद्र और आसपास की परिधि में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल आदि काम नहीं करेंगे। राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनेगी पौधशालाएं, कार्य योजना को गति देने के निर्देश। देखिए, बारिश के मौसम में पौधों के लिए अब पंचायतों को वन विभाग पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ग्राम पंचायतें स्वयं पौधारोपण के लिए आत्मनिर्भर बनेगी। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत पौधशालाएं तैयार की जाएगी। सभी में 5-5 हजार से अधिक पौधे विकसित किए जाएंगे। राजस्थान से महाकुंभ जाने वालों के लिए खुशखबरी, चलेगी स्पेशल ट्रेन। देखिए, रेलवे की ओर से महाकुंभ मेले 2025 के लिए उदयपुर सिटी से धनबाद से उदयपुर सिटी स्पेशल रेल सेवा का संचालन उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि 0960909610 उदयपुर सिटी से धनबाद से उदयपुर सिटी रेल सेवा एक ट्रिप चलाई जाएगी। इसके तहत गाड़ी संख्या 09609 उदयपुर सिटी से धनबाद स्पेशल रेल सेवा उदयपुर सिटी से 19 जनवरी 2025 को दोपहर 1 बजे रवाना होकर रात 8:55 पर जयपुर पहुंचेगी। वहां से रात 9:10 पर प्रस्थान करके अगले दिन रात 9 बजे धनबाद पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09610 धनबाद से उदयपुर सिटी स्पेशल रेल सेवा धनबाद से 20 जनवरी 2025 को रात 11 बजे रवाना होकर तीसरे दिन जयपुर स्टेशन पर मध्यरात्रि 1:30 पर आगमन और 1:40 पर प्रस्थान कर सुबह 9:40 पर उदयपुर सिटी पहुंचेगी।